हेलो एवरीवन, CGPSC ABCD में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम चाइल्ड साइकोलॉजी अर्थात बाल मनोविज्ञान का टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, मतलब कहने का कि 20 महत्वपूर्ण MCQ यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये बाल मनोविज्ञान, जब ये टीचर की शिक्षक की भर्ती आती है, चाहे वो कोई सा भी शिक्षक की भर्ती आती हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हो, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो, सारे जहाँ भी एग्ज़ाम होता है टीचर भर्ती के लिए, वहाँ पे बाल मनोविज्ञान का तो पूछा ही जाता है। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक का एग्ज़ाम होगा 2023 में, ठीक है, या फिर कह लें CG हॉस्टल वार्डन, उसके अंतर्गत भी एक टॉपिक है जिसमें आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन किससे रहेगा? बाल मनोविज्ञान से। इसीलिए मैं आपके लिए एक MCQ लेकर आया हूँ। भविष्य में भी इसका हर एक दिन 2 दिन में आपको बाल मनोविज्ञान का वीडियो देखने को मिलेगा। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम टॉप 20 MCQ को देखेंगे जो कि बाल मनोविज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। पहला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एवं सतत और धीमी प्रक्रिया है? ठीक है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास जो है एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? किसने कहा था? कॉल्सनिक ने, पियाजे ने, स्किनर ने या फिर हरलॉक ने? किसने कहा था? ठीक है, तो अगर आप ये टॉपिक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, स्किनर ने। ठीक है, स्किनर ने कहा था कि विकास जो होता है, ठीक है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? एक सस्टेनेबल होता है, सतत होता है और स्लो प्रोसेस है, धीमी गति से होता है, एक ही बार विकास नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। दूसरा प्रश्न है कि बाल्यावस्था होती है, कब से कब तक का जो समय होता है वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है? 5 वर्ष तक का, 12 वर्ष तक का, 21 वर्ष तक का या फिर कोई भी नहीं? तो इसका आंसर तो आप जानते ही होंगे। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 12 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, ऐसा कौन सी अवस्था है हमारे जीवन की कि जिसके अंदर व्यक्तित्व का विकास होता है? अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अधिगम एवं वृद्धि, ये जो होता है व्यक्तित्व विकास की अवस्था होती है। ठीक है, चौथा है विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ठीक है, जब डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसमें जो वृद्धि है उससे किस चीज़ की वृद्धि की बात करती है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या फिर आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि? क्या आंसर होना चाहिए? तो अगर ऑप्शंस को, ये सारे ऑप्शंस को ध्यान से आप समझेंगे तो आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है ना, तो जो फैक्चुअल बात होता है, जो किसी वैज्ञानिक से संबंधित है, जो किसी सिद्धांत देने वाले से संबंधित है, तो वहाँ पे अगर याद नहीं आपको तो फंस सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस होता है कई बार से कि अगर 1-2 बार प्रैक्टिस करके गए हैं, पढ़े हैं, तो थोड़ा लॉजिक लगा के इसका आंसर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमेशा आप ऑप्शन नंबर डी को ही टिक मारेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम चाइल्ड डेवलपमेंट की या फिर विकास की हम बात करते हैं तो केवल हम किसी एक बात पे नहीं, उसकी आकार में जो वृद्धि हो रहा है, साथ ही साथ उसके सोच, समझ और कौशल में वृद्धि को भी हम समझते हैं वृद्धि का मतलब के अंतर्गत। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है कि परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या फिर रुचि से? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विकास। ठीक है, विकास जो है किससे, परिपक्वता किससे संबंधित है? विकास से। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा उसमें मैच्योरिटी आएगा, परिपक्वता आएगा, तो परिपक्वता का डायरेक्टली रिलेशन किससे है? विकास से है। ठीक है, छठवां प्रश्न, तनाव और क्रोध की अवस्था है, मतलब ऐसी कौन सी अवस्था है, ठीक है, जिसके अंतर्गत तनाव, स्ट्रेस और क्रोध, ठीक है, एंगर बहुत ज़्यादा आने लगता है, विकास होने लगता है उसका? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था जो होता है वो क्या होता है? तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। इस अवस्था के अंतर्गत जो बच्चे होते हैं उनमें तनाव की वृद्धि होती है, क्रोध की अवस्था हो जाती है ये। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट एकदम 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन है जो हर एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सातवां है बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का,
वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसी भी बालक का विकास हम तब मानेंगे, ये तो वंशानुक्रम तो है ही, साथ ही साथ वातावरण की अंतःक्रिया भी इसमें संबंधित होता है। एक सही वातावरण नहीं होगा तो उसका जो विकास, और हमने देखा पहले कि विकास केवल शारीरिक वृद्धि की बात नहीं करता है। ठीक है, आकार के साथ साथ उसकी बुद्धि में भी वृद्धि होना चाहिए, कौशल में भी वृद्धि होना चाहिए, व्यवहारिक वृद्धि भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो वंशानुक्रम तो होना ही चाहिए, साथ साथ क्या, आसपास के ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसकी अंतःक्रियाओं के अंतर्गत जो बालक है उसके अंदर सभी तरह का विकास हो सके। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 8वां प्रश्न, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, कि एक बच्चे की उम्र कितनी है 12 वर्ष और उसकी वास्तविक आयु कितनी है 10 वर्ष का, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। ठीक है, बुद्धि लब्धि मतलब जो IQ कहते हैं ना, वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, 110, 100, 120 या फिर 83, सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 120, बुद्धि लब्धि। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है शारीरिक वृद्धि का क्षेत्र है। ठीक है, शारीरिक वृद्धि का क्षेत्र किसे कहते हैं, स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्नायुमंडल। ठीक है, देखिए ये सारे टॉपिक्स के लिए मार्केट में बुक्स अवेलेबल हो गए होंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने बुक नहीं लिया है तो मार्केट में से कोई भी एक बुक जो है ऑथेंटिक बुक आप पता कर लेंगे कि कौन सा बुक जो है बाल विकास या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए अच्छा है। फिर वो बुक को उठा लें और एक बार पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो क्योंकि ये पहले ही ये फॉर्म आ चुका था तो बहुत सारे लोग तो इसकी शुरुआत भी कर दिए होंगे, तो देखते हैं कितने लोग से बनता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो ऐसे ही मैं अगर 5 से 7 वीडियो अगर ले आऊँगा तो आपका क्वेश्चन जो है अच्छा खासा यहाँ पे पकड़ हो जाएगा, बनने लगेगा। ठीक है, आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि ये जो चैप्टर है इससे 10 क्वेश्चन ही आने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं 10 वीडियो अगर लेके आता हूँ, ठीक है, तो 10 दाम में 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और साथ ही साथ जब उसका मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा तो आपको और अच्छे से रेडी हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर तो मैं केवल 1 लाइनर ही आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन जब भविष्य में लाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं थोड़ा डिटेल्ड वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 9 का ऑप्शन नंबर ए, स्नायुमंडल। ठीक है, 10वां प्रश्न है कि श्याम पट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अच्छी लिखावट होनी चाहिए, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखना या फिर छोटे अक्षरों में लिखना। तो देखिए, जब भी श्याम पट्ट में लिखा जाता है तो अगर लिखावट अच्छी होगी तो स्पष्टता उसमें अपने आप आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ध्यान देने वाली बात होगी, जब भी आप ब्लैक बोर्ड में पढ़ाएंगे तो अच्छी लिखावट जो है बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो लिखावट जो है बच्चे अच्छे से पकड़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अच्छी लिखावट में एक स्वच्छता की बात होती है, तो स्वच्छता जो है उनको दिखेगा तो वो भी उसको उतारने की कोशिश करेंगे, अपने खुद के अंदर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अच्छी लिखावट होनी चाहिए। स्पष्टता तो लिखावट, अच्छी लिखावट के अंतर्गत आई जाती है। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 11वां प्रश्न है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर नैतिक विकास। किसके कारण से शरीर के आकार में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 12वां प्रश्न, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी होता है, बाल मनोविज्ञान होता है, उसके विकास पे प्रभावित करने वाले सभी कारक होते हैं। वंशानुक्रम तो है ही, ठीक है, कि किस मतलब जीन की, मतलब कौन से वंश से संबंधित है, ये भी मैटर करता है। ठीक है, मतलब वंशानुक्रम तो होगा, ये कंफर्म बात है। परिवार का वातावरण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बच्चे के मानसिक विकास के अंतर्गत। ठीक है, जैसा वातावरण में रहेगा उसका विकास भी वैसा ही होगा। और परिवार की समाज में स्थिति कैसी है, इसका भी बहुत असर पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 13वां प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, कौन सी जो अवस्था होती है वो संवेदी क्रियात्मक के अंतर्गत अवस्था होती है।
ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, या फिर 11 से 16 वर्ष तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का जो अवस्था होती है वो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। किसके अनुसार? ये नाम याद रखिएगा, पियाजे के अनुसार। ठीक है, 14 प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, क्या ये सत्य है? दूसरा, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती, क्या ये सत्य है? या फिर बुद्धि का लिंग से कोई भी संबंध नहीं है। और चौथा, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट जो पहला है ये कथन हम नहीं कह सकते कि जो लड़के हैं वो अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये असत्य है। दूसरा, ये भी नहीं कह सकते कि लड़कियां लड़कों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी गलत। चौथा जो है, समानतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये भी हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर सी कहेंगे कि बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कोई लड़का अधिक बुद्धिमान हो, दूसरी लड़की कम बुद्धिमान हो, या फिर लड़की बुद्धिमान हो या लड़का बुद्धिमान कम हो, ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब इसमें जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है ना। चलिए 15वां प्रश्न, 15 नंबर है, परामर्श का क्या उद्देश्य है? बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब भी परामर्श का बात होता है तो परामर्श किस लिए किया जाता है? ताकि बच्चों को समझा जा सके। ठीक है, इसलिए डिस्कशन जरूरी होता है। दूसरा क्या कि इस डिस्कशन से ये पता चलता है कि जो बच्चे हैं उनमें क्या कमियां हैं, उसको पता करके उसको ठीक किया जाए। और तीसरा क्या कि बच्चों को समायोजन में सहायता करना, उनकी मदद करना कि कैसे किसी चीज़ को हैंडल करना है, सब ठीक करना है। ठीक है, इसलिए आजकल जो बच्चे होते हैं उनके साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर होना जरूरी है। आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट होके आप किसी को अच्छे से नहीं समझ सकते, किसी भी बच्चे को हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो एक फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए ताकि बच्चों के हर तरह के पहलू को आप समझें। ठीक है, उनको समझना पड़ेगा, उनकी कमियों को पता लगाना पड़ेगा और कैसे ठीक किया जाए सारा चीज़ का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 16वां प्रश्न है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर ये सभी। तो ये भी आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। एक अच्छा टीचर वही होगा जिसका एक स्टूडेंट के साथ या फिर दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा ही संबंध होना चाहिए। कैसा? स्नेह का संबंध होना चाहिए। ठीक है, विश्वास हो एक दूसरे पे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो टीचर के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट को भी उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए। अगर शिक्षक पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट के ऊपर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब और सम्मान का। ठीक है, ये तीनों का तीनों ये जो है ज़रूरी है। एक अच्छे शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य ऐसा ही संबंध होना चाहिए। सम्मान की बात इसलिए कि आप किसी को बार बार ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, बेइज्जती नहीं कर सकते किसी भी स्टूडेंट का सबके सामने। उससे उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब कुछ जो है, ये क्या क्या शिक्षक के अंदर गुण होना चाहिए, ये सब उसके अंदर होना चाहिए। मतलब ऐसा रिलेशन होना चाहिए एक अच्छा टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, तो ये 16वां प्रश्न हो गया। 17वां प्रश्न, आज का हमारा 17वां प्रश्न है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? ठीक है, उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना चाहिए, शिक्षक का आदर्श के रूप में व्यवहार करना, उनके मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या फिर उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। ठीक है, उपदेश देना। क्या इसका सही आंसर होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ठीक है, बच्चों की नैतिकता की स्थापना या फिर उनमें नैतिकता तभी लाया जा सकता है जब कोई शिक्षक एक तो खुद ही वो आदर्शवादी एक शिक्षक हो और एक अच्छा बिहेवियर रखे, स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा व्यवहार करे, जिसके कारण उनके अंदर एक नैतिकता का विकास होगा। तो बी सही आंसर है। ठीक है, 18वां है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, किसका? फ्रोबेल का। खाली स्थान का विकास उन्होंने दिया था। ठीक है, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, जो केजी कहते हो, KG1 KG2 किंडरगार्टन कहा जाता है, उसका फुल फॉर्म लैटिन स्कूल। तो आप समझ में आ गए कि जो फ्रोबेल है इसी का किंडरगार्टन मतलब KG1 KG2 जो होता है, ठीक है, केजी क्लासेस जो होते हैं, उसका योगदान था फ्रोबेल का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रोबेल ने ही किंडरगार्टन का विकास किया था। इस सिद्धांत का कैसे पढ़ाया जाएगा? ठीक है ना। चलिए 19वां प्रश्न, 19वां है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है भाई? प्रतियोगिता की भावना, सहयोग की भावना, प्रतिद्वंदिता का भावना, या फिर तटस्थता की भावना। क्या विकास करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सहयोग की भावना।
ठीक है। एक अच्छा अध्यापक जो है दो अपने ही क्लास के बच्चों के बीच, चलिए प्रतियोगिता की भावना भी लाना ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, परंतु एक सहयोग की भावना भी है। केवल प्रतियोगिता की भावना रखने से क्या होगा कि उनके बीच में एक तरह का एक अपोजिट बिहेवियर वहाँ पे जनरेट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। तो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि प्रतियोगिता की भावना से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एक दूसरे की सहयोग की भावना आना चाहिए, ठीक है। प्रतियोगिता की भावना ज़रूरी है, परंतु अगर इनमें सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सहयोग की भावना को अधिक बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो एक दूसरे के सहयोग करें, ठीक है। तो इसलिए बी वाला जो है ज़्यादा सही आंसर होगा। 20वां प्रश्न, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना और बौद्धिक विकास, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का सर्वांगीण विकास, हर तरह का उसमें विकास हो, मनोवैज्ञानिक विकास हो, स्किल डेवलपमेंट हो, एक अच्छा उनके अंदर व्यवहार बने, सहयोग की भावना हो, ठीक है, सब कुछ उसमें सर्वांगीण विकास का बच्चे के अंदर सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। केवल उसे किताबी कीड़ा बनाना ही ज़रूरत नहीं है, हर तरह के विकास उसके अंदर ला सके, यह एक अच्छा शिक्षक का गुण होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंदर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखा। 20 में से आपका कितना सही हुआ, अगर आप खुद ही वीडियो को पॉज करके आंसर लगाए होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो इसके आगे के वीडियो भी, अगर इंपॉर्टेंट वीडियो ऐसी आना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि यस सर आगे भी वीडियो आना चाहिए, तो मैं आगे भी वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो अगर इसका PDF आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में या फिर आप जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इसका PDF जो है डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।